तो आज इस वीडियो में पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अगर मैं किसी आवेश को ले जाकर रख दूं तो उस आवेश की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उस बिंदु पर उसका मान किस तरह से निकाला जाता है। और यदि आवेश को दो बिंदुओं के बीच में ले जाया जाए और वो दोनों ही बिंदु उसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो दोनों स्थितियों के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जांतर का मान कैसे निकालते हैं, या फिर इस कॉन्सेप्ट की सहायता से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस तरह से परिभाषित किया जाता है और उस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैंने आपको यह समझाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है -dV/dl के बराबर, और यहां ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में होती है जिस दिशा में वैद्युत स्थैतिक विभव का मान घट रहा होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ है? दाईं तरफ, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं दाईं तरफ जा रही हैं। तो अगर मैं तीन बिंदु सेलेक्ट कर लेता हूं, ये प्रथम, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, और आपसे पूछा जाए कि किस बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान सबसे ज्यादा है, तो मैंने कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में जब हम आगे जाते हैं तो वैद्युत स्थैतिक विभव का मान घट रहा होता है। तो V1 तो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद V2 जो वैद्युत विभव है उसका मान उससे कम, और V3 का मान तो क्या होगा? सबसे कम। अब जैसे ही मैं बिंदु 1 पर कोई एक आवेश लाकर रख देता हूं Q, तो इस आवेश की इस बिंदु पर रखे जाने पर एक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल कर आएगी। और वो निकलेगी कैसे? अगर आपको याद हो कि दो आवेशों के बीच में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला था KQ1Q2/R। ये तब थी जब आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हों। और साथ ही आप अगर ध्यान से देखो तो Q1 के कारण Q2 की जो स्थिति है वहां पर वैद्युत स्थितिक विभव भी होगा। कितना? KQ1/R। तो आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऐसे भी कह सकते हो कि जिस जगह आपने आवेश Q2 को रखा है वहां पर Q1 की वजह से जो विभव है उसका गुणा आप अगर Q2 से कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी? दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहां प्रयोग करूंगा कि आवेश Q को जब मैंने ऐसी जगह ले जाकर रखा जहां विभव है तो पहली स्थिति पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान है वो क्या होगा? QV1। अगर इसी आवेश को उठाकर मैं दूसरे बिंदु पर रख दूं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा QV2, और अगर तीसरी स्थिति पर रख दूं तो कितना आ जाएगा? Q/V3। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर आपको किसी भी बिंदु पर विभव का मान पता है तो वहां जब आप आवेश ले जाकर रखोगे तो आवेश और विभव का जो गुणनफल है वो आपको क्या देगा? उस जगह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। अगर इस आवेश को आप यहां रख करके छोड़ देते हो और इसको स्वतंत्र रूप से चलने देते हो तो ये जो आवेश है धनावेश होने की वजह से एक बल का अनुभव करेगा वैद्युत क्षेत्र की वजह से। कितना? F=QE। क्योंकि धनावेश है तो ये जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो ये जो आवेश है वो प्रथम बिंदु से हट करके कहां जाने की कोशिश करेगा? दूसरे बिंदु की तरफ। लेकिन यहां भी एक बल का अनुभव करेगा तो दूसरे से कहां जाएगा? तीसरे की तरफ। तो सवाल ये उठता है इसके चलने की वजह क्या है? तो देखो इसका जवाब ये है कि प्रत्येक आवेश या कोई भी निकाय अपनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कम से कम करना चाहता है। अब इस आवेश की मैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान पता करूं तो आवेश तो सभी जगह धनात्मक है, तो V1 सबसे ज्यादा है, V2 उससे कम है और V3 सबसे कम है, तो U1 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद U2 और उसके बाद क्या आएगा? U3। तो आवेश अपने आप को कहां ले जाना चाहता है? एक ऐसी जगह जहां उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सबसे कम हो, क्योंकि जितनी स्थितिज ऊर्जा कम होगी निकाय उतना ही ज्यादा स्टेबल या कहीं स्थायी होगा। समझ में आ गई बात आपको? अगर मान लो ये आवेश पहली स्थिति से दूसरी स्थिति पर पहुंच जाता है तो दोनों स्थितियों के बीच में, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर क्या होगा? QV2 माइनस का QV1। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर क्या आ रहा है? जिस आवेश को चलाया जा रहा है या जो चल रहा है Q, और इनटू में V2 माइनस V1। तो अगर आप U2 माइनस U1 पता करना चाहते हो तो आपको वास्तव में पता क्या करना है? V2 माइनस V1, और उसको फिर उस आवेश से गुणा करना है जिसको उन दोनों बिंदुओं के बीच में चलाया गया या फिर वो खुद ही स्वतंत्र रूप से चला है। अब देखो ये जो आवेश है इस पर जो लगने वाले बल हैं वैद्युत क्षेत्र की वजह से, जिन्हें हम वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं,
ये संरक्षी बल होते हैं। तो अगर किसी भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घट रही है तो आप एक बात समझ जाना कि उस निकाय की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ रही है, समान रूप से बढ़ेगी, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो अंतर का योग है वो हमेशा कैसा आएगा, शून्य। तो गतिज ऊर्जा का जो अंतर है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर ही होगा, बस चिन्ह कैसा होगा, विपरीत। और ये इस वजह से है कि वैद्युत स्थितिक बल संरक्षी बल है। तो अगर आवेश स्वतंत्र रूप से चलकर अपनी स्थितिज ऊर्जा को घटाएगा तो बदले में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। मतलब यहां जो स्थितिज ऊर्जा थी यहां आने पर उससे कम हो गई, तो यहां गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, जितनी यहां आने पर स्थितिज ऊर्जा घटी होगी गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ जाएगी। यहां पर पहुंचने पर और स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो गतिज ऊर्जा और ज्यादा होती चलेगी। अब देखो, आपको ये बात पता होगी कि ऊर्जा का एक मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से उसको परिभाषित किया जा सकता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इस वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलना शुरू कर देगा। पर्पस उसका वही है, अपनी स्थितिज ऊर्जा को घटाना। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि एक आवेश है ऋणात्मक, उसको मैं एक ऐसी जगह से गुजार दूं जिन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट का। तो एक इलेक्ट्रॉन जब भी एक ऐसे क्षेत्र से गुजरे या ऐसे दो बिंदुओं के बीच से गुजरे जिनके बीच का विभवांतर हो 1 वोल्ट, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर आता है या उसकी गतिज ऊर्जा में जो अंतर आता है उसे हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन को आपने मुक्त रूप से चलने दिया है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा बदले में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाएगी। तो यहां इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर मैं कूलाम में डाल दूं 1.6 गुणा 10 की घात -19, विभवांतर 1 वोल्ट, तो ऊर्जा में जो अंतर आएगा वो है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी छोटा मात्रक होता है ऊर्जा का या कार्य का, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। अब मैं आपको एक आंकिक प्रश्न सॉल्व कराता हूं तो आपको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को 6 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्पीड या चाल क्या होंगे, वो आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको ये बताया था, किसी एक आवेश को अगर मैं डेल्टा V विभवांतर से त्वरित कर दूं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में होने वाला जो अंतर है वो होता है Q इंटू डेल्टा V। और क्योंकि वैद्युत स्थैतिक बल संरक्षी बल होते हैं तो उसकी कुल ऊर्जा जो है आवेश की वो हमेशा ही नियत रहती है अगर वो मुक्त रूप से चल रहा है। तो जितना स्थितिज ऊर्जा में अंतर आता है उतना ही गतिज ऊर्जा में अंतर आता है, बस दोनों ही ऊर्जाओं के जो अंतर हैं वो विपरीत प्रकृति के होते हैं। अब देखो, अगर आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम तो उसका आवेश आ गया, और कितने विभवांतर से उसको त्वरित किया गया है, 6 वोल्ट के विभवांतर से। तो मैंने भी आपसे ये कहा था कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल जो होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या आप ये भी कर सकते थे कि ये जो जूल में आई है ऊर्जा उसको 1.6 गुणा 10 की घात -19 से कर दे विभाजित, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर है वो आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुक्त रूप से अगर कोई आवेश चले तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती ही है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इतनी स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की घट जाएगी और इतनी ही गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी। अब आगे हमसे क्या कहा गया है, यदि इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखो, ये जो गतिज ऊर्जा का अंतर है वो कैसे निकाला जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बता रखी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 6 + 3 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको गतिज ऊर्जा का मान पता लग चुका है तो चाल का मान या स्पीड का मान पता किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होता है। तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 m इलेक्ट्रॉन का मास, वैसे तो 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है, मगर हम आसानी के लिए इसको कितना मान लेते हैं, 9 गुणा 10 की घात -31। और स्पीड, अंतिम चाल या अंतिम स्पीड मुझे पता करनी है, v², किसके इक्वल आ जाएगा 9, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में परिवर्तित करना है, क्योंकि जब आप ऊर्जा जूल में रखोगे SI यूनिट में
तभी आपकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो आप देखोगे 9 से 9 तो कट जाएगा, और v का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 3.2, और गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा 12। और जैसे ही आप दोनों तरफ का वर्गमूल लोगे तो 3.2 का जो रूट है वो लगभग कितना आ जाएगा 1.8, और 10 की घात 12 का वर्गमूल आएगा 10 की घात 6, और चाल का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। अब स्टूडेंट्स आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी एक आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हम किस तरह से निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर r दूरी पर रखे दो आवेश हमारे पास हैं और फिर उनको हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डाल दें, और ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र जरूरी नहीं है एक समान हो, ये असमान भी हो सकता है। तो उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इन दोनों आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किस तरह से निकाला जाता है और उस पर आधारित किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने ये प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर जो भी टॉपिक चाहो आप पढ़ लें। और अगर वो टॉपिक प्लेलिस्ट में नहीं है तो हमको बता दें, जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर हम आपको प्रदान करेंगे।